यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। यूं ही नहीं होती हाथों के लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। वेलकम दोस्तों, मैं शमशेर अली लाइफलाइन के इस यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 5 तक के सभी प्रश्नों को हल किया था। आज हम प्रश्न संख्या 6 से आगे आने वाले सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। सो बगैर समय को गंवाए चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 6 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यह प्रश्न है, लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी पहला तो 2 मात्रक हो और दूसरा 0 मात्रक हो। इसका हमें पहले क्या करना है, आलेख खींचना है ना। तो आलेख खींचने से पहले हमें समीकरण बनाना होगा और समीकरण बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए इस प्रश्न के अंतर्गत, है ना। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि एक अचर बल लग रहा है किसी पिंड पे, है ना। तो ये अचर बल क्या होता है? अचर बल होता है जिसका मान कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे, है ना, इसका मान नहीं बदलता है। ठीक है। तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। आपको यहाँ एक शब्द देखने को मिल रहा होगा, कुछ बच्चे शायद इस शब्द से कंफ्यूज होंगे कि अनुक्रमानुपाती क्या होता है सर, है ना। तो अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती दो शब्द होता है। इस शब्द को मैं स्पष्ट कर दूं। अनुक्रमानुपाती होता है, आप ऐसे समझे कि जब आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा नंबर आएगा एग्जाम में, है ना। कुल मिला के ज़्यादा काम करेंगे, जितना ही ज़्यादा काम करेंगे फल उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। तो आप ये अगर एक क्षेत्र बढ़ता है तो उससे जुड़े दूसरे क्षेत्र भी बढ़ता है, वो होता है अनुक्रमानुपाती। और एक शब्द और होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि जब एक क्षेत्र बढ़ता है दूसरा क्षेत्र घटता है। जैसे तराजू, है ना। तराजू पे आप वजन एक तरफ ज़्यादा रखेंगे, दूसरी तरफ ऊपर चला जाएगा, है ना। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। इस कथन को दो चर वाला रैखिक समीकरण में व्यक्त करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। एक तो अचर बल, दूसरा पिंड द्वारा किया गया कार्य। इसको हम किसी न किसी मात्रक से डिनोट कर दे करके हम जो भी यहाँ मान है सबको कुछ लेस, मतलब कुछ भी लेट करते हैं, कुछ भी मानते हैं, है ना। तो हम यहाँ मानते हैं, माना सबसे पहले है अचर बल, है ना। माना अचर बल बराबर अचर बल बराबर क्या मान ले, कुछ भी मान लेते हैं, के एम एल, है ना, कुछ भी मान लेते हैं, एल मान लेते हैं ना, आसान होगा लिखने में मेरे लिए। ठीक है। सो अब दूसरा है पिंड द्वारा तय की गई दूरी। इसको भी मानेंगे, है ना। पिंड द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, है ना, सॉरी, तय की गई दूरी। तो पिंड द्वारा जो तय की गई दूरी है इसको वाई मान लेते हैं हम, है ना। और क्या है, किया गया कार्य, है ना, पिंड द्वारा किया गया कार्य, इसको इसको भी कुछ मान लेंगे। पिंड द्वारा किया गया कार्य एक्स मान लेते हैं, है ना। तो ये हमने माना कि अचर बल एल है, एल इकाई बल लग रहा है ना। और जो पिंड द्वारा तय की गई दूरी है वो वाई है, वाई किलोमीटर, है ना। क्योंकि यहाँ यूनिट कुछ भी हो सकता है, आप यूनिट पे फोकस ना करें, है ना। वो बाद में हम यूनिट तो दर्शाया नहीं गया है यहाँ किलोमीटर में, मीटर में, सो हमने ऐसे ही लिया है। ठीक है। आगे जो है पिंड द्वारा तय किया गया कार्य, जो है पिंड द्वारा किया गया कार्य, है ना, वो है एक्स है। ठीक है। यहाँ अब हमें क्या करना है, एक समीकरण बनाना है ना, द्विघात समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ अचर बल जो है आपको दिख रहा है एल है ना, एल है अचर बल। सो हम क्या करेंगे, हमें पहले एक फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। वो फार्मूला जो है वो फिजिक्स का एक फार्मूला है। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है ये बल गुणे दूरी, बल गुणा दूरी। ओके दोस्त, आई होप ये फार्मूला याद कर लेंगे आप। कार्य बराबर बल गुणा दूरी, है ना।
जैसे आपको पता है ना, बल बराबर दूरी बटा कार्य, ऐसे करके कुछ होता है ना। तो फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्य बराबर बल बटा बल गुणे दूरी हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जो भी दिख रहा है मान, इस मान को हम यहाँ पुट करेंगे। तो कार्य को हमने क्या माना है, कार्य को हमने माना है एक्स, है ना। सो एक्स बराबर हो जाएगा, बल जो है वो बल क्या है, बल को हमने माना है, अचर बल जो है उसको माना है एल, है ना। और दूरी जो है वो है वाई। आई होप कि यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। अब प्रश्न में बोल क्या रहा है, व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर, अचर बल कितना लेना है, सो 5 मात्रक लेना है आपको अचर बल। तो अचर बल 5 रखने पर क्या प्राप्त होगा, आप यहाँ लिख दीजिए आप, है ना। अचर बल 5 मात्रक, है ना, लेने पर क्या प्राप्त होगा आपको, लेने पर जो प्राप्त होगा वो होगा एक्स, कार्य है ना, तो एक्स बराबर, ये अचर बल है 5 इकाई लेना है, और दूरी वाई 5 वाई, है ना। तो ये बन के आया हमारे पास एक समीकरण, है ना। अब इसी समीकरण से आप एक्स और वाई का मान निकालेंगे, तो एक्स वाई मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको एक बॉक्स बनाना होगा, है ना। अब इसको ग्राफ से ये बोल रहा है ना, ग्राफ से इसको चाहिए, है ना। अब बॉक्स में ज़्यादा नहीं, बस 2 ही स्पेस रखें आप, है ना, क्योंकि 2 ही स्पेस से एक लाइन ड्रॉ हो जाता है, 2 बिंदु से एक लाइन ड्रॉ हो जाता है, देन 2 समय प्राप्त हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे आप एक्स, यहाँ लिखेंगे वाई, है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं, अब पहले हम y के मान पे कुछ भी रखेंगे, है ना, तो x का मान निकल जाएगा डायरेक्ट, इसलिए मैंने स्पेस भी नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। और सपोज कि y के मान पे हमने 1 रखा, है ना, 1 रखेंगे तो 5 गुणे 1 5 होगा, तो y का मान हमने क्या रखा, 1 रखा। तो x का मान निकल के आएगा 5 गुणे 1 बराबर 5। ओके दोस्त, y का मान हमने सपोज कि 0 रखा, ओके, y का मान हमने 0 रखा, देन ये होगा हमें x का मान होगा 5 में जब 0 से गुणा करेंगे तो 0। तो ये हमारे पास आया एक डाटा जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x और y के मान को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम सीधे चलते हैं ग्राफ की कॉपी पे, है ना, इस डाटा को भी साथ में लेके चलते हैं। तो ये रहा ग्राफ हमारा। अब हम दर्शाएंगे इसको, x का 5 और y का 1, तो x का 5 ये रहा, है ना, और वो ऊपर जाएगा y की तरफ, और y का 1, तो x का 5 और y का 1 यहाँ बिंदु बन रहा है। तो जो ये बिंदु है ये है x का 5 और y का 1, ठीक है दोस्त। अगला जो बिंदु बन रहा है हमारा x का 0 और y का 0, तो ये 0 का होता है, ये तो पता है आपको ना, x का 0 और y का 0 यहाँ बन रहा है। चलिए अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, है ना। तो यहाँ से लेते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो दोनों बिंदुओं को इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़े। तो ये वाला जो बिंदु था, ये वाला जो बिंदु, ये था x का 0 और y का 0। ओके, तो ये हमारे पास रहा जो बना हुआ ग्राफ है। अब देखते हैं प्रश्न में क्या कहता है। तो प्रश्न में बोल रहा था कि एक तो 2 मात्रक, है ना, 2 मात्रक किसका, ये 2 मात्रक जो है ये तय की गई दूरी का, है ना। पिंड द्वारा जो तय की गई दूरी था वो पहला 2 मात्रक था और दूसरा 0 मात्रक, है ना। तो 2 मात्रक और पिंड द्वारा तय की गई दूरी को हमने डिनोट किया है y से, आपने प्रश्न में देखा होगा, है ना। इसको हमने y से डिनोट किया है। तो जब y का मान 2 है तो x का मान कहाँ आएगा, तो इस लाइन पे आप आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, देखिए मैंने इसको पूरा नहीं किया है ना, इसको और लंबा खींचना होगा और स्पेस की थोड़ी सी कमी है। तो ये आगे जाके कहीं मिलेगा, है ना। अब ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ 5 का 1 पे मिल रहा है, तो 2 का 10 पे मिलेगा, है ना। तो ये जो x की वैल्यू होगी वो होगी 10। आप जब इसको ग्राफ कॉपी में स्टेट रख के स्केल रख करके जब स्टेट लेके जाएंगे इस लाइन को, तो 10 पे मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि अगर y का मान 0 हो तो x का मान, देखिए y का 0 ये होता है, तो x का भी 0 ही है ना। तो y का 0 है तो x का भी क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। और यहाँ y बराबर 2 है तो x का मान क्या निकल के आ रहा है आपका, 10 का आ रहा है, x का मान आ रहा है 10 मात्रक, है ना। ओके दोस्त,
आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। एक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं यामिनी और फातिमा, है ना, ये दो लड़कियां हैं, कक्षा 9 में पढ़ती हैं, ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का अंशदान दिया, है ना। टोटल 100 रुपये इसने दान, इन दोनों ने मिलकर दान किया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुलित करती हो। आप उसका अंशदान एक्स और वाई का मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। सबसे पहले तो आलेख खींचना, ये बड़ी समस्या है ना, वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, समस्या कुछ नहीं है, आप करेंगे इसको। तो हम यहाँ देख रहे हैं प्रश्न में क्या कि यामिनी और फातिमा दोनों ने मिलकर 100 रुपए का अंशदान किया। तो माना, कुछ मान लेते हैं हम, है ना। माना यामिनी के द्वारा किया गया दान, है ना, यामिनी के द्वारा किया गया दान बराबर एक्स पे दोस्त। और फातिमा ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया था, और फातिमा के द्वारा किया गया दान, फातिमा के द्वारा किया गया जो दान है वो हमने मान लिया y। अब यहाँ प्रश्न से एक चीज स्पष्ट होता है कि दोनों ने मिलकर 100 रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में, है ना। अभी एक चीज मैं और आपकी जीके के लिए बता दूं, ये प्रधानमंत्री राहत कोष जो था ये पहले से ही चलते आ रहा था। ये गैर कानून मतलब सॉरी गैर संवैधानिक संगठन एक बनाया गया था राहत कोष, जिसमें जब विगत परिस्थितियां होती है तो प्रधानमंत्री कोष में लोग दान करते हैं, है ना। अब इस कोरोना के महामारी में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। साथ में एक और राहत कोष के, प्रधानमंत्री राहत कोष के जगह पे एक और प्रधानमंत्री जो है पीएम केयर फंड के नाम से एक नया कोष बनाया गया है, जिसमें लोग कुछ ज़्यादा ही दान कर रहे हैं ना, और वो पैसे कंट्रीब्यूट होकर के फिर गरीबों को मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में आती है। तो ये यामिनी और फातिमा ने दोनों ने मिल करके भी कितना रुपया दान किया था, 100 रुपया दान किया था दोनों ने मिलकर। तो प्रश्न से क्या समझ में आ रहा है आपको, प्रश्न से ये निकल के आ रहा है कि एक्स प्लस वाई, प्रश्न से एक्स प्लस वाई बराबर 100, यानी दोनों ने मिलकर के ही तो 100 रुपया दान किया था ना। तो एक्स का मान जब आप निकालेंगे तो एक्स का मान हो जाएगा 100 माइनस वाई, है ना। अब हमें इसको आलेख द्वारा निकालना है, तो आलेख के लिए तो ग्राफ कॉपी की आवश्यकता है। उस ग्राफ कॉपी से पहले हमें क्या चाहिए, तो हमें जो चाहिए वो है एक्स और वाई का मान, है ना। तो एक्स आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ वाई आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा आपको, है ना। सो हम ऐसे कोई संख्या मानेंगे ना, ऐसे 1 2 मानेंगे तो 99 प्राप्त होगा, देख रहे हैं आप, है ना। तो हम कोई ऐसी संख्या मानेंगे जिसको हम ग्राफ कॉपी पे आसानी से दर्शा सके, और ग्राफ कॉपी पे जो एक इकाई होता है उसको 10 से दर्शा सके, 20 से दर्शा सके, तो हमारे लिए कुछ आसान होगा, है ना। तो यहाँ मान लेते हैं, हम माना y बराबर कितना मान लें हम, 50 मान लेते हैं, है ना। तो y बराबर 50 मानेंगे तो x बराबर होगा, देखिए ये 100 और माइनस 50, कितना प्राप्त होगा हमें, 50 प्राप्त होगा। ओके, y हमने 50 माना तो x भी निकल के आया 50, ठीक है। दूसरा हमने माना, केस फर्स्ट है, केस वन में हमने ये माना। केस टू की बात करें हम, केस टू में y बराबर माना हमने 0 माना हमने, है ना। इसने नहीं, कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट इसने किया था, तो 0 मानना उचित नहीं होगा, 20 मान लेते हैं हम, है ना। y बराबर 20, देन x की जो वैल्यू आएगी वो होगी 100 माइनस 20, है ना। तो x की वैल्यू आएगी 80 रुपया, ठीक है। y 20 रुपया, तो x कितना रुपया देगी 80 रुपया। इस तरह बहुत सारे डाटा आप निकाल सकते हैं, बट हमें 2 से ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसका आलेख खींचेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, ठीक है दोस्त। तो हमने जो ये डाटा लिया है वो 10-10 के अंतर करके लिया है, बिकॉज हमारे पास जो
एक्स वाई का मान था वो कॉमन इसमें 10 आ जा रहा था सब में, है ना, इसलिए 10 10 करके ले लिया हमने। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैं यहाँ लिख दूँ 10 20, ये जो है 10 और यहाँ आएगा 20। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। एक्स का 50 और वाई का 50, एक्स का 50 ये जा रहा है, एक्स का 50 वाई के 50 की तरफ, तो एक्स का 50 ये जा रहा है वाई की तरफ, वाई का 50 आके मिल गया यहाँ, यहाँ मिला देखिए, ये वाई का 50 इधर से आ रहा है और एक्स का 50 इधर से मिल गया यहाँ। ओके, तो ये जो है एक्स का 50 और वाई का 50। ठीक है दोस्त। उसी तरह एक्स का 80 वाई का 20, एक्स का 80 ये जा रहा है और वाई का 20 यहाँ आएगा। देख रहे हैं आप, वाई का 20 यहाँ आएगा, एक्स का 80 ये, तो ये जो है एक्स का 80 और वाई का 20। आई होप कि इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, दोनों को पकड़ के एक लाइन खींचेंगे, है ना। इस दोनों को हम ऐसे, जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़े, लाइन खींचेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ये लाइन जो है दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है ना। ये हुआ हमारा आंसर कंप्लीट, प्रश्न संख्या 7 का। आई होप यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्त जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में, है ना, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में निरूपित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको तो रैखिक समीकरण के रूप में दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के रूप में, दो चरला रैखिक समीकरण के रूप में इसको लिखना है ना। देन फिर आप इसको ग्राफ पे करना है ना, आगे प्रश्न दिया गया इसका सब, ये 1 2 है ना, ये सारे प्रश्न हैं इसके, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका एक समीकरण तैयार कर लेते हैं, है ना। जैसे ही समीकरण तैयार कर लेंगे प्रश्न सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, है ना, हमारे यहाँ तापमान जो है वो डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। एक और होता है ना तापमान का, अ, एक इकाई जो होता है वो डिनोट करते हैं हम केल्विन में, है ना। केल्विन, जिससे 273 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। ये मैं आपको एक जीके के लिए बात बता देता हूँ, है ना। वैसे अब मैं ऑफलाइन बच्चे जो मेरे पास होंगे, मेरे यहाँ के जो ऑफलाइन बच्चे होंगे वो जानते होंगे ये बात, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, एक तो डिग्री सेल्सियस हो गया, दूसरा केल्विन और तीसरा फ़ारेनहाइट। बट यहाँ तापमान का जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बात चल रही है ना। तो मान लेते हैं कि हमने जो फ़ारेनहाइट का ये तापमान का हमने मान लिया कि जो सेल्सियस है ना, सेल्सियस को हमने डिनोट किया किससे, एक्स से, है ना। सेल्सियस को हमने डिनोट किया एक्स से, और फ़ारेनहाइट को हमने डिनोट किया वाई से, है ना। फ़ारेनहाइट को हमने डिनोट किया वाई से। ओके दोस्त। सो जब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, फ़ारेनहाइट दैट मीन्स वाई इक्वल टू, सेल्सियस को आपने एक्स से डिनोट किया है, तो ये होगा 9/5, है ना। सेल्सियस की जगह पे एक्स प्लस 32, ये बन के आया हमारे पास एक दो चर वाला रैखिक समीकरण, है ना। अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण को हल कीजिए, है ना। ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। तो हमने एक्स वाई पहले ही मान लिया है ना। तो इसमें सेल्सियस को एक्स और फ़ारेनहाइट को वाई माना है, हमने भी वही किया है, फ़ारेनहाइट को वाई और सेल्सियस को एक्स माना है ना। सो जैसे हमने इसको माना है, हमें प्राप्त हुआ है वाई इक्वल टू 9/5 एक्स प्लस 32। कोई डाउट नहीं है ना इसमें, यही प्राप्त हुआ था हमें। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है कि x की जगह पे कोई भी वैल्यू रखते हैं तो y का मान निकल जाएगा, है ना। सो हम x की जगह पे कोई वैल्यू रख के देखते हैं, है ना। माना x बराबर, यहाँ क्या माने कि आसानी से कट जाएगा, 5 मान लेते हैं ना। x बराबर 5, देन y की जो वैल्यू होगी वो होगी 9/5 इंटू
5 प्लस 32, ये कैंसिल होगा 5 से 5, देन वाई इक्वल टू 32 प्लस 5 9 इक्वल टू 41। ओके, सो आपने यहाँ एक बॉक्स बनाया जिसमें एक्स और वाई का मान आप लिखेंगे, है ना। ये एक्स और वाई के लिए आपने बॉक्स बनाया, वाई का मान 41, देन एक्स का मान 5। ओके, पहला मान हमने निकाल लिया, दूसरा मान भी हम निकालते हैं। दूसरा हमने माना, ये केस फर्स्ट में लेते हैं हम, है ना, केस फर्स्ट, और केस टू में लेते हैं हम दूसरे स्टेप में। माना एक्स बराबर, यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना, तो इजी होगा मान लिया, है ना, एक्स बराबर 0, ठीक है। देन y इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, है ना। व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन वी गेट 9/5 मल्टीप्लाई विथ 0 इक्वल टू 0 और प्लस 32 इक्वल टू 32। ओके, सो जब हमने x का मान 0 लिया तो y का मान निकल के आया 32, है ना। सो आप इसको ग्राफ पे खुद दर्शाएंगे, है ना, क्योंकि मैंने पिछले कुछ प्रश्नों को ग्राफ पे दर्शा के एक्सप्लेन कर दिया, कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ डाउट होगा कि सर यहाँ 5 है या 41 है, तो 41 तक कहाँ लेंगे, तो 41 तक लेने की जरूरत नहीं है, आप 10-10 का ले सकते हैं। मैं ग्राफ से दिखा दूँ आपको, है ना, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये आप एक इकाई 10 का ले लेंगे, है ना, और इस 10 में आप देखेंगे छोटा छोटा 10 लाइन होता है। जैसे 5 का करना है तो यहाँ 0 से चालू करेंगे, 5 यहाँ आ जाएगा, 8 का करना है तो 8 यहाँ आ जाएगा, है ना, उसी तरह से आप दर्शा लेंगे ग्राफ कॉपी पे। ओके दोस्त, तो आप इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो कहता है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, है ना। अगर तापमान जो है 30 डिग्री सेल्सियस है तो अभी हमारे पास इक्वेशन क्या था, हमारे पास इक्वेशन था y इक्वल टू, एक्स को ग्राफ पे ही दर्शाना, तो ग्राफ से ही फाइंड तो नहीं करना है ना, देख लेते हैं जरा, इसका आलेख खींचना है ना, और आलेख खींच करके आप इसको ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं, ग्राफ से फाइंड करना ही ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, है ना। मैं इसको खुद ही करके दिखाता हूँ आपको ग्राफ से भी, ठीक है, थोड़ा सा पैसेंस रखिए बस। सो यहाँ रहा, ये रहा हमारा ग्राफ, x का 5 और y का 41, तो x का 5 ये जा रहा है आपका, और y का 40 और एक 41, ये लगभग यहाँ जाएगा, है ना, जहाँ मेरी ये कलम की बिंदु शो कर रही है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, x का 0 y का 32, तो y का 30 और 2 32, x का 0 ये जा रहा है, 0 सबका यही होता है, x और y का, x का 0 और y का जाएगा 32 तक, तो 32 ये 30 यूनिट, है ना, और यहाँ से आप 1 और 2 यूनिट यहाँ आप लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास प्राप्त हुआ ये था हमारा x का 0 और y का 32, है ना, और ये जो था x का 5 और y का 41। ओके, अब हम इसको मिलाएंगे, है ना, मतलब एक लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए, ठीक है। सो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह बन रहा है ना, ठीक है। ये अब इसको लाइन थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर देते हैं हम ना, एक्चुअली थोड़ा सा, तो ये हमने लाइन ड्रॉ किया जो एक्स और वाई के दिए हुए डाटा को इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं पिछले प्रश्नों को। पिछला प्रश्न जो था, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में ताप का क्या मान होगा। तो मैंने अभी पिछले एक्सरसाइज सॉरी प्रश्न में हमने देखा था कि हमारा समीकरण जो बन के आया था वो आया था y बराबर 9/5 x प्लस 32, है ना। तो ये जो आया था y बराबर 9/5 x प्लस 32, है ना, और जहाँ हमने x को डिनोट किया था डिग्री सेल्सियस से, है ना, और फ़ारेनहाइट को डिनोट किया था हमने y से, है ना। सो y का मान जो होगा वो होगा 9/5, और सेल्सियस डिग्री सेल्सियस को हमने x से डिनोट किया था, तो ये होगा इंटू 13 प्लस
32। आप इसको काटेंगे, कट जाएगा 100 बार में, है ना। तो y की जो मान होगी 54 प्लस 32, है ना। इसको जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 86। अब सीधे हम ग्राफ पे पहुंच जाते हैं। ग्राफ पे देखते हैं कि अगर एक c का मान, डिग्री सेल्सियस का मान, x का मान 30 हो, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ग्राफ में x का मान 30 ये है ना। तो 30 ये है तो इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, ये देख रहे हैं आप, है ना। और c के ऊपर ही जा कर रहा है इंटरसेक्ट, तो आप इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न है वो है कि यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेल्सियस में ताप क्या होगा। तो स्पष्ट है कि y बराबर हमने लिया था 9/5x प्लस 32, है ना। तो ये y अगर जो 95 होता है देन 9/5x प्लस 32, ये देखिए ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, ये तो स्पष्ट है। तो ये होगा ये 95 इंटू 5, सॉरी पहले तो हम इसको माइनस करेंगे ना, इसको ले जाकर माइनस करेंगे, -32 इक्वल टू 9/5x, है ना। जब आप इसको घटाएंगे तो प्राप्त होगा 5 में से 2 जाएगा 3 और 9 में से 3 गया 6, 63 इक्वल टू 9/5x, है ना। ये देखिए ये 9/5x, अब यहाँ इसको हम लेफ्ट साइड करते हैं ना, तो 9/5x इक्वल टू 63, देन x की जो वैल्यू आएगी ये 5 मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइड में, मल्टीप्लाई में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा। x की वैल्यू आएगी वो आएगी 63/9 और 63 इंटू 5 ऊपर चला जाएगा, है ना। 9 से कट जाएगा, 9 से 63, 7 बचे 35, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 35। ओके, उसी तरह देखते हैं अगला कोई प्रश्न। अगला कोई प्रश्न है, यदि थोड़ा सा मैं इसको साइड कर लूँ, है ना। हाँ, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। बिल्कुल इस प्रश्न का आप खुद करेंगे, बड़ा इजी सा प्रश्न है ना। इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए आपको। आप यहाँ से भी कर सकते हैं ना, अगर 0 डिग्री सेल्सियस x का 0 है ना, ग्राफ से भी मैं आपको दिखा दूँ, x का 0 लेते हैं आप तो y के कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, देख रहे हैं आप 32 पे, इसका तो स्पष्ट है 32 पे आंसर आएगा। दूसरे प्रश्न में अगर आप तापमान, है ना, फ़ारेनहाइट को 0 लेते हैं, f को 0 लेते हैं, देन x की वैल्यू इसी तरह से आप निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू कहाँ आ रही है, देख रहे हैं यहाँ 20, 21, 22 पे लगभग आके ये कट कर रहा है। ठीक है, तो 22 आंसर होगा। ओके, आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्या ऐसा, थोड़ा सा मैं साइड कर दूं इसको, है ना। क्या ऐसा कोई भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो आप इसको ग्राफ देख करके ही स्पष्ट हो सकते हैं, है ना, कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों समान हो। देखिए यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ से ये कितना दूरी पे जा रहा है, यहाँ, है ना। तो मतलब डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल कि ये 10 पे जा रहा है तो इधर 10 यहाँ आ गया। फिर यहाँ देखिए यह मान लीजिए 12 है, 12 पे जाएगा तो यहाँ 13, 14 आ जा रहा है ना। 13 पे जाएगा तो मे भी 13 पे जाने के बाद जब आप ग्राफ को आप इसे करेंगे तो इसका 13 और इसका भी 13, यानी x का भी 13 और y का भी 13 लगभग होगा। ठीक है, आप इसको ग्राफ कॉपी से स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।